हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो है आज लास्ट डेट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने की। जिन लोगों ने अभी तक नेट के फॉर्म को फिल नहीं किया है वो नेट के फॉर्म को, या जो जिनका भी अभी तक जो है पेमेंट नहीं हो पाया है वो उसको कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आज के बाद फॉर्म फिल होने का जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर दिया जाएगा एनटीए के द्वारा, ठीक है। आज मैं आपको बार बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो होम साइंस सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही पॉपुलर मैनेजमेंट का टॉपिक, ठीक है, मैनेजमेंट का टॉपिक जिसमें मैनेजमेंट के सिद्धांतों के बारे में आपसे पूछा जाता है, बड़ा पॉपुलर है, होम साइंस में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। जिसके बारे में हमारे सब्जेक्ट में, या कह सकते हैं होम साइंस के सब्जेक्ट में होता क्या है, जो रिसोर्सेस होते हैं वो कम मिल पाते हैं, ठीक है बेटा। तो आज मैं आपके सामने एक यूनिक और अलग सा टॉपिक लेकर के आई हूँ। अब तक हम लोगों ने केवल प्रैक्टिस सेशन किया था, थ्योरी की मैंने 1-2 क्लासेस ली हैं। आज मैं आपको थ्योरी बेस्ड की कुछ क्लासेस लेकर के लगातार बताऊंगी कि जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उन्हें कैसे नेट के एग्जाम में कवर अप करना है, ठीक है। और क्या क्या आने की संभावनाएं प्रीवियस ईयर से जो है अनुभव के आधार पे हम कह रहे हैं क्या क्या आने की संभावनाएं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में होती हैं, ठीक बेटा। तो आज आपने, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, आपने पढ़ा है कि यूजीसी नेट होम साइंस में जो है मैनेजमेंट के सिद्धांत पूछे जाते हैं। मोस्टली जो सबसे पॉपुलर सिद्धांत होता है वो किसका होता है, हेनरी फ्रेयोल महोदय का होता है ना। इसके बाद टेलर महोदय आते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है हेनरी फ्रेयोल की, ठीक, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको टेलरिज्म बताऊंगी, टेलर बात बताऊंगी, जो टेलर ने बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो चलिए हमारा मिलकर के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम समरी जान लेते हैं जो है फ्रेयोल महोदय के बारे में। फ्रेयोल महोदय ने जो प्रबंधन का क्षेत्र है ना, जो मैनेजमेंट का क्षेत्र है या जो व्यवसाय के प्रबंधन का क्षेत्र है उसके बारे में क्या क्या कहा है या क्या अपना योगदान दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम सिद्धांतों पे चलते हैं, ठीक है बेटा। हेनरी फ्रेयोल जिन्होंने प्रबंधन का सिद्धांत दिया, मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा बताना चाह रहे हैं आपको कि प्रबंधन के सिद्धांतों में जो होम साइंस में सिद्धांत पूछा जाता है उसमें हेनरी फ्रेयोल और टेलर, ठीक है, हेनरी फ्रेयोल और टेलर महोदय क्या है, सबसे कई बार पूछे जाने वाले ये सिद्धांत हैं, ठीक है बेटा। तो हेनरी फ्रेयोल जो है, हेनरी फ्रेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, अर्थात जो आधुनिक प्रबंधन है, ठीक है, क्या आधुनिक प्रबंधन के पिता। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आधुनिक प्रबंधन के पिता, ठीक है, आधुनिक प्रबंधन के पिता इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो हेनरी फ्रेयोल को कहा जाता है। इन्होंने प्रबंधन के लिए एक सामान्य अवधारणा या सिंपल कंसेप्ट दिया है जिसे प्रबंधन के सभी स्तरों पर और सभी विभागों में, ध्यान दीजिएगा, सभी स्तरों पर और सभी विभागों में लागू किया जाता है, ठीक है। सभी विभागों का तात्पर्य क्या हुआ, सभी विभागों का मतलब चाहे वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हुआ, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हुआ, चाहे वो हमारा होम मैनेजमेंट हुआ, ठीक बेटा। तो इसीलिए ये सिद्धांत हमसे और आपसे होम मैनेजमेंट के थ्रू गृह विज्ञान में पूछे जाते हैं। लिखा है हर विभागों में लागू किया जाता है। फ्रेयोल के द्वारा प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का निर्माण किया गया है जिसका उपयोग प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर या प्रबंधन के विभिन्न भागों में किया जाता है, ठीक है। तो जो हेनरी फ्रेयोल महोदय ने प्रबंधन के सिद्धांत दिए हैं बेटा, ठीक है, जो 14 सिद्धांतों की बात यहाँ मैंने की है कि प्रबंधन में हेनरी फ्रेयोल ने 14 सिद्धांत दिए हैं। वो सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ये बात उन्होंने बताई है। क्या बताई है, जो है प्रबंधन के 14 सिद्धांतों के बारे में बताया है
कि यदि किसी भी स्तर का जो प्रबंधन है वो इन 14 सिद्धांतों के आधार पर किया जाए तो क्या होगा, तो हमारा जो प्रबंधन होगा वो उच्च कोटि का हो पाएगा, चाहे वो आपका होम मैनेजमेंट हो या फिर बिजनेस मैनेजमेंट हो बेटा। ठीक है, इन्होंने अपने जो ये जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक बुक लिखी थी, ठीक है, इस बुक में बताया कि जो प्रबंधन है, जो हमारा जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट में 2 तत्वों पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला जो तत्व है बेटा उसे क्या कहते हैं, इनका मानना है कि प्रबंधन में, ठीक, प्रबंधन में जो हमारे सिद्धांत हैं, ठीक, प्रबंधन में सिद्धांतों की जो सूची होती है, प्रबंधन में सिद्धांतों की सूची कैसी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक, सिद्धांतों की सूची लंबी नहीं होनी चाहिए, इनका पहला कंसेप्ट है। इनका मानना है कि यदि प्रिंसिपल्स ही मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े से होंगे, लोगों के ऊपर बहुत जो है हार्डली हम लोग अपने रूल्स को लागू करेंगे, तो हमारा जो कार्य करता रहेगा वो उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। तो पहली बात इन्होंने क्या कहा है कि प्रबंधन के जो सिद्धांत है, प्रबंधन के सिद्धांतों की जो सूची है वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा इनका कंसेप्ट है, इनका मानना है कि जो प्रबंधन में सिद्धांत उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रबंधन में जो सिद्धांत उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये सिद्धांत लचीले होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए, लचीले होने चाहिए। ठीक, अगर अधिक कठोर सिद्धांत होंगे तो जो हमारा जो एम्प्लॉय है या जो हमारा कार्यकर्ता वो क्या करेगा, उस कार्य को बीच में ही छोड़ करके चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो 2 कंसेप्ट की बात इन्होंने कही है। पहला कंसेप्ट है प्रबंधन के सिद्धांतों की जो सूची है या जो रूल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो संक्षिप्त होने चाहिए, ज्यादा लंबे रूल्स नहीं होने चाहिए। और जो दूसरा सिद्धांत उन्होंने दूसरा कंसेप्ट बताया है, उन्होंने कहा है कि प्रबंधन के जो सिद्धांत हो वो लचीले होने चाहिए, ज्यादा कठोर नहीं होने चाहिए। ठीक है, लचीले क्यों होने चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उनपे क्या किया जा सके, उनमें बदलाव किया जा सके। ठीक बेटा, इसी आधार पे हेनरी फ्रियोल ने कहा है कि प्रबंधन का सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्चुअल होते हैं, हर जगह व्याप्त होते हैं, सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं और हर प्रकार के संगठनों पर लागू होते हैं। ठीक है, ये जो बात किसने कही है, फ्रियोल महोदय ने माना है कि प्रबंधन के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात सभी जगह व्याप्त होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, और इनकी जो प्रकृति होती है वो इनकी प्रकृति और इनके प्रकार जो होते हैं वो सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि प्रबंधन के सिद्धांत में, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो हेनरी फ्रियोल महोदय हैं उन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए। ठीक है, कितने सिद्धांत दिए, कहेंगे मैम 14 सिद्धांत दिए हैं हेनरी फ्रियोल ने। तो चलिए एक सिद्धांतों के बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। ठीक, हेनरी फ्रियोल ने जो प्रबंधन के क्षेत्र में, ठीक, जो बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं प्रबंधन के क्षेत्र में जो पहला सिद्धांत दिया है, इन्होंने क्या पहला सिद्धांत दिया है, पहला सिद्धांत दिया है डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, क्या होना चाहिए, कार्य का विभाजन होना चाहिए। ठीक बेटा, कार्य का विभाजन पहला सिद्धांत क्या है इनका, पहला इनका सिद्धांत है कि कार्य का बंटवारा होना चाहिए। कोई भी संगठन रहे, ठीक है, उस संगठन में संपन्न किए जाने वाले जितने भी कार्य हो उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। क्यों बांटना चाहिए, ताकि हम जान पाए कि जो कार्य हमारे किसी एम्प्लॉय के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, क्या उन कार्यों को करने में वह व्यक्ति निपुण है अथवा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या बताया है, डिवीजन ऑफ वर्क बताया है कि जितने भी हमारे संगठन में कार्य किए जा रहे हैं उन सभी संगठन के कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अर्थात जब हमारा कार्यकर्ता या हमारा जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो हमारा कार्यकर्ता या जो हमारा एम्प्लॉय है वो किसी भी कार्यों को करे, किसी भी कार्य को यदि करता है, ठीक है, किसी भी कार्य को करता है तो क्या होना चाहिए उसके पास,
उस कार्य को करने की अथॉरिटी होनी चाहिए तथा उसके जो परिणाम निकले, ठीक है, उसके जो रिजल्ट निकले, चाहे वो सकारात्मक रहे या नकारात्मक रहे, तो उसका उत्तरदायित्व भी उसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे हमारा जो संगठन, हमारे संगठन में जो कार्य करने की गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होगी। गलतियां कोई नहीं करना चाहता है ना। गलतियां करने से जो हमारे कार्यकर्ता होंगे वो बचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि हम बार बार गलतियां करेंगे तो उसका उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से फ्रियोल के दूसरे सिद्धांतों को हमने कवर किया। फ्रियोल का तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? फ्रियोल का जो तीसरा सिद्धांत है वो क्या कहता है? वो डिसिप्लिन की बात करता है। किसकी बात करता है? अनुशासन की। ठीक है, किसकी बात करता है बेटा? अनुशासन की बात करता है। अनुशासन का तात्पर्य क्या? संगठन में अनुशासन क्या है? तो संगठन में अनुशासन का तात्पर्य यह होता है कि जितने भी नियम लगाए जाएं, ठीक, जितने भी नियम, जितने भी रूल्स लगाए जा रहे हैं वो केवल जो हमारे अधीनस्थ या कह सकते हैं जो हमारे सब ऑर्डिनेट होते हैं उनके लिए ना हो करके, बल्कि जितने भी हमारे सुपेरियर होते हैं, ठीक, जितने भी हमारे सुपेरियर कर्मचारी हैं, सुपेरियर एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी वही नियम कानून होने चाहिए। ठीक है, तो अर्थात संगठन में ऐसे नियम लगाए जाएं, ऐसे डिसिप्लिन रहे जो हमारे सुपेरियर के लिए और हमारे सब ऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, सब ऑर्डिनेट के लिए क्या है बेटा? इक्वल है। ठीक, ताकि कोई ये ना कह पाए कि यहाँ पर पक्षपात होता है या इस संगठन में पक्षपात होता है। इससे लाभ क्या होगा हमारे संगठन को? तो इससे होने वाले लाभों में सबसे पहला लाभ होगा कि जो है एक प्रबंधक के ऊपर, ठीक है, एक प्रबंधक के ऊपर कर्मचारी क्या करेगा? विश्वास करेगा। ठीक है, एक प्रबंधक के ऊपर जो कर्मचारी होंगे, जो अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, सब ऑर्डिनेट होंगे, वो क्या करेंगे बेटा? वो विश्वास करेंगे कि हमारा प्रबंधक कभी भी हमारे साथ पक्षपात की भावना नहीं कर सकता है। दूसरा क्या लाभ होगा? दूसरा यह लाभ होगा कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वह अपने कार्यों में टाल मटोल नहीं कर पाएंगे। अर्थात कार्य की गुणवत्ता में क्या होगा? कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा। कार्य की गुणवत्ता में क्या होगा बेटा? कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो इस प्रकार से फ्रियोल के जो तीन पहले सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क है। दूसरा क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपराधिकार और उत्तरदायित्व जिसे हम कहते हैं। तीसरा क्या है? डिसिप्लिन, जिसको हम अनुशासन कहते हैं। इन तीनों का अहम ही योगदान फ्रियोल महोदय ने प्रबंधन के क्षेत्र में बताया है। आइए चौथे की तरफ बढ़ते हैं, चौथे सिद्धांत की तरफ। जो चौथा सिद्धांत है जिसको फ्रियोल महोदय ने प्रबंधन के क्षेत्र में दिया है उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड का तात्पर्य क्या है मैडम? तो आदेश की एकता होनी चाहिए। ठीक है, आदेश की एकता, या इसे कहते हैं कमान का आदेश। ठीक है, कमान का आदेश, इसका तात्पर्य क्या है? तो कहेंगे इसमें इस सिद्धांत के तहत फ्रियोल महोदय का मानना है कि जितने भी कर्मचारी बंधु हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कौन से लोग? कहेंगे जितने भी कर्मचारी हैं सबका एक पद होना चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों क्या होना चाहिए? एक पद निर्धारित होना चाहिए। ठीक, कि वो सुपरवाइजर है, कलर ग्रेड पे है या फिर मजदूर वर्गों में है ना, सबका एक पद निर्धारित रहेगा। तो उनके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निर्धारित रहेगी कि आपका ये क्या है? अधिकार है, ये आपका उत्तरदायित्व है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि आदेशों की एकता का पालन किया जा सकता है। वो अपने सब ऑर्डिनेट को आदेश दे सकता है ना। आए समझ में? तो यूनिटी ऑफ कमांड का तात्पर्य ये है कि आदेश की एकता होनी चाहिए। यहाँ पर इसे जो है सिद्धांत के थ्रू फ्रियोल का मानना है कि कर्मचारियों का एक पद निर्धारित होना चाहिए। पद निर्धारित होने का लाभ क्या होगा? तो इसका सबसे पहला लाभ होगा कि जितने भी कर्मचारी होंगे, ठीक है, कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी होंगे वो अपने पद के प्रति अथवा अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही उनकी होगी। ठीक है, कार्यों के प्रति क्या होगी? जवाबदेही होगी। जवाबदेही का तात्पर्य, मान लीजिए कि यदि कोई जो संगठन है उस संगठन पे तीसरे स्तर पर कोई कार्य बिगड़ जाता है,
तीसरे स्तर का मतलब जैसे मान लीजिए कोई कार्य प्लानिंग की योजना बनाई जा रही है, किसी कार्य की रूपरेखा बनाई जा रही है, प्लानिंग किया जा रहा है, तो प्लानिंग के स्तर पर ही जो है गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाए कि सही से प्लानिंग किसी कार्य योजना की रूपरेखा सही से नहीं बनाई गई। तो जो योजना की रूपरेखा बनाने वाला व्यक्ति है या जो कर्मचारी योजना की रूपरेखा को बना रहा है, वह सारे उत्तरदायित्व क्या हो जाएंगे, कार्यों के या प्लानिंग के असफल होने के लिए जितने भी रीजंस होंगे उसकी जवाबदेही किसके ऊपर आ जाएगी, वह कर्मचारी जो क्या कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है। ठीक बेटा, क्या कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का तात्पर्य क्या है, जितने भी कर्मचारी हैं उनको क्या है, एक पद उनका निर्धारित कर देना चाहिए जिससे क्या होगा, वह अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही कर पाएंगे। अगला जो कार्य है वो अगला जो सिद्धांत है वो क्या बताया फियोल ने, पांचवा सिद्धांत उन्होंने बताया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा की एकता होनी चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात किसने कही, कहेंगे मैम फ्रियोल ने कही है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा संगठन है उसमें दिशा की एकता होनी चाहिए। दिशा की एकता का तात्पर्य क्या, तो कहेंगे मैम समान उद्देश्य होने चाहिए, इक्वल उनका गोल होना चाहिए, समान उद्देश्य होने चाहिए। समान उद्देश्य से हमारे संगठन को क्या लाभ मिलेगा, तो समान उद्देश्य होने से हमारे संगठन को यह लाभ मिलेगा कि व्यक्ति अपने लिए कार्य नहीं करेगा, है ना, अपने विकास के लिए कार्य नहीं करेगा, बल्कि व्यक्ति संगठन के विकास हेतु कार्य करेगा। ठीक है, समान उद्देश्य रहेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, संगठन के विकास के लिए कार्य करेगा। ठीक है, संगठन के विकास के लिए कार्य करेगा। लाभ क्या होगा, तो लाभ ये होगा कि ये सभी लोग मिलकर के संगठन के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो पहला लाभ तो कार्य क्षमता में वृद्धि, है ना, कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि सभी लोग एक ही जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा। ठीक बेटा, क्या होगा, तो कहेंगे मैम गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न होगा। ठीक है, तो पहला कार्य क्या हो गया, गुणवत्तापूर्ण। दूसरा क्या हुआ, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। ठीक बेटा, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। ठीक, अगले सिद्धांत की तरफ मूव करते हैं। अगला सिद्धांत कह रहा है कि जो छठा सिद्धांत है फ्रियोल महोदय के द्वारा दिया गया वो कौन सा है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित की अधीनता। ठीक है, व्यक्तिगत हित की अधीनता होनी चाहिए। इसमें जो माना है फ्रियोल महोदय ने, उन्होंने कहा है कि संगठन, कोई भी संगठन जिसको चलाना है, जिसको एक प्रबंधक के द्वारा चलाना है, उसमें क्या होगा, यदि व्यक्तिगत हितों का त्याग नहीं किया जाएगा, ठीक, यानी कि मेरा लाभ है, मेरे संगठन को लाभ मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि ये भावना रहेगी तो कभी भी संगठन को उच्चतम शिखर पर नहीं लेके जाया जा सकता है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि व्यक्तिगत हित है, ठीक, जो खुद के लाभ, पर्सनल लाभ जो है, पर्सनल जो प्रॉफिट है उसका हमें त्याग करना होगा। तो अपनाना क्या होगा, तो कहेंगे संगठनात्मक लाभ को अपनाना होगा। ठीक है, संगठनात्मक लाभ को क्या करना पड़ेगा बेटा, अपनाया जाएगा, जिससे हमारा संगठन क्या रहे, हमारा संगठन उच्चतम जो है उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो छठा उनका प्रिंसिपल है फ्रियोल महोदय का, वो क्या है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अर्थात व्यक्तिगत हित की अधीनता होनी चाहिए, व्यक्तिगत हित का त्याग होना चाहिए, जबकि जो हमारे संस्थान के लिए या हमारे संगठन के लिए हित में हो, उन्हीं कार्यों को या उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए। सातवां जो है, सातवां सिद्धांत क्या उन्होंने बताया है, सातवें सिद्धांत को उन्होंने बताया है कि जो हमारा संगठन है, हमारे संगठन में जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक, हमारे संगठन के जितने भी कर्मचारी हैं उनका क्या होना चाहिए, रीह्यूमनाइजेशन होना चाहिए। ठीक बेटा, क्या होना चाहिए, रीह्यूमनाइजेशन होना चाहिए, अर्थात उनके कार्यों के लिए उनका पारितोषिक या पारिश्रमिक निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, पारिश्रमिक या पारितोषिक उनका क्या होना चाहिए बेटा, निर्धारित होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे अच्छा, वो पारिश्रमिक कितना होना चाहिए, वो पारिश्रमिक कार्य के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, कार्य के अनुसार होना चाहिए।
ठीक, कार्य के अनुसार हो। क्यों कार्य के अनुसार होगा? वो इतना जरूर होना चाहिए, फ्रियोल का मानना है कि जो भी पारितोषिक या पारिश्रमिक हमारे संगठन के द्वारा हमारे कर्मचारियों को दिया जा रहा है वो इतना अवश्य हो ताकि जो हमारा कर्मचारी है वो अपने जीवन स्तर को आसानी से जी सके। ठीक है, यानी कि कार्य के अनुसार उनको पारिश्रमिक, जिसको हम साधारण भाषा में सैलरी कहते हैं, वो भी उनको जरूर देनी चाहिए। इससे होता क्या है, अगर उनको पारिश्रमिक मिलेगा तो इससे क्या होगा बेटा, पहले बात तो वो मोटिवेट होंगे, है ना, क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, कार्यों को करने के लिए उत्प्रेरित होंगे कि यदि हम 1 महीने कार्य करते हैं और 1 महीने बाद इतनी सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाती है तो आप 1 महीने लगातार क्या करोगे, उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो है मोटिवेट रहोगे। ठीक है, उन कार्यों में कभी भी आप टाल मटोल नहीं कर सकते हो। अगला क्या लाभ मिल सकता है, दूसरा लाभ ये है कि इससे होता क्या है, इससे जो प्रबंधक होते हैं, ठीक, जो प्रबंधक है तथा जो हमारा अधीनस्थ है, ठीक, जो हमारा प्रबंधक है और जो हमारा अधीनस्थ है, उन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं वो प्रगाढ़ बनते हैं, वो मजबूत संबंध बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग आए दिन देखते होंगे कि फला जो है कंपनी में लेबरों ने या जो हमारे अधीनस्थ हैं या जो मजदूर वर्ग है उन लोगों ने धरना कर दिया है, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको हो सकता है पारिश्रमिक या जितना वो डिमांड करते हो अपने कार्य के अनुसार उनको उतना पारिश्रमिक ना दिया जा रहा हो। अगला है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, तो कार्यों के प्रति क्या होना चाहिए बेटा, केंद्रीकरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण की भावना पाई जानी चाहिए, यानी कि एक सबका एक केंद्र होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए, एक केंद्र होना चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा, इससे लाभ ये होगा कि जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, ठीक है, जितने भी वरिष्ठ यानी कि जो सुपेरियर हैं, जो सुपेरियर पर्सन है, सुपेरियर कर्मचारी हैं, वो क्या करेंगे, वो जितने भी हमारे सुपेरियर कर्मचारी हैं या हमारे वरिष्ठ कर्मचारी हैं, वो उनके कार्यभारों में क्या होगी बेटा, उनके कार्यभार में कमी पाई जाएगी, कार्यभार में कमी हो जाएगी। कमी का तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो काम करना छोड़ देंगे, नहीं, उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था, अब जो है अन्य भार पड़ रहे थे वो कम हो जाएंगे। यानी कि एक केंद्र में रह करके जब हम अपने संस्थान को प्रमोट करने के लिए या अपने संस्थान को उच्चतम शिखर के पर पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे एक उद्देश्य को रख करके, तो उससे क्या होगा, जो हमारे वरिष्ठ होंगे, जैसे हमारा सुपरविजन हो गया, है ना, या हमारा मैनेजर हो गया, तो उसके ऊपर अत्यधिक कार्य का भार नहीं पड़ेगा क्योंकि कार्य का बंटवारा कर दिया गया है और सभी का केंद्र बिंदु एक ही है, सभी का गोल एक ही है। हाँ, अलग बात है कि सभी स्तरों पर कार्य अलग अलग लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। अगला क्या है, स्कॉलर चयन। स्कॉलर चयन का मतलब क्या मैडम, तो कहेंगे स्कॉलर चयन का मतलब होता है आदित्य श्रृंखला। आदित्य श्रृंखला का तात्पर्य क्या, तो आदित्य श्रृंखला का तात्पर्य होता है बेटा कि जितने भी हमारा जो हमारा प्रबंधन है, ठीक है, प्रबंधन में जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा क्या है, कहेंगे मैम जो हमारा कम्युनिकेशन है या जो हमारे संचार है, यदि किसी निम्न स्तर के कर्मचारी को, यानी कि जो मजदूर वर्ग है, निम्न स्तर के कर्मचारी को अपर स्तर के कर्मचारी से कम्युनिकेशन करना हो, वार्तालाप करनी हो या अपने संदेशों को उनके तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए एक श्रृंखला होनी चाहिए, है ना, उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक श्रृंखला होनी चाहिए। श्रृंखला का तात्पर्य क्या, एक ऐसी लाइन होनी चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके थ्रू क्या कर सके, हम अपनी बातों को अपने सुपरविजन के पास पहुंचा सके। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में किसी मजदूर वर्ग को, है ना, किसी मजदूर वर्ग को क्या करना है बेटा, अपनी बातों को, किसी मजदूर को अपनी बातों को अपने मैनेजर तक पहुंचाना, तो क्या करेगा, पहले क्लर्क को वो सूचित करेगा, है ना, और क्लर्क किसे सूचित करेगा, सुपरविजन को या सुपरवाइजर को करेगा,
है ना। और ये क्या करेगा, ये महोदय मैनेजर को क्या करेंगे, वहां तक उनकी बातों को पहुंचाएंगे। ठीक है बेटा। तो मजदूर ने क्या किया, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए एक श्रृंखला, एक चैन का सहारा लिया। उस चैन में मजदूर सबसे नीचे है और जो उनका सुपरविजन है यानी कि जिनका मैनेजर है, ठीक, या उनका डायरेक्टर है, वो क्या करेगा, सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठा रहेगा। लेकिन इससे अधिक श्रृंखला के होने से, स्कॉलर चैन के हो जाने से क्या होगा, स्कॉलर चैन के होने से हम अपनी बातों को अपने जो हमारे सुपेरियर हैं, ठीक है, उनको सब ऑर्डिनेट टू सुपेरियर बातों को या संचार को संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, इससे मतभेदता खत्म हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, दो स्कॉलर चैन के व्याप्त हो जाने से या अधिक श्रृंखला के होने से जो मतभेदता होती, मतभेदता का मतलब, मान लीजिए हम कहीं पर कार्य कर रहे हैं और हम चाह रहे थे कि हमारा जो मैनेजर है वो हमारे कार्य के आधार पर सैलरी को थोड़ा सा बढ़ा दे। ठीक है, अब हमारे मैनेजर तक हमारी बातें ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम कर रहे हैं आपके यहाँ। ठीक है, जब बातें ही नहीं पहुंच पाएंगी किसी मैनेजर के पास, जब हमारा और उनका संचार ही नहीं हो पाएगा, तो हमारी समस्याओं को कैसे जान पाएंगे हमारे मैनेजर। ठीक है, तो इसीलिए प्रयोग ने क्या कहा है कि किसी भी संस्थान में, किसी भी संगठन में, किसी भी प्रबंधन में अधिक श्रृंखला का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जो निचले स्तर के कर्मचारी रहे वो अपर स्तर के कर्मचारियों के लिए क्या कर सके, जो है अपनी पूर्ण तक अपनी बातों को या अपने संचार को स्थापित कर सके। ठीक बेटा, अगला जो 10वें सिद्धांत की बात प्रयोग ने कही है वो क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आदेश। आदेश का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, तो कहेंगे मैम, आदेश का तात्पर्य है कि हर चीज के लिए स्थान हो, है ना, हर चीज के लिए स्थान हो, हर चीज के लिए स्थान हो तथा हर चीज अपने स्थान पर हो, अपने स्थान पर हो। ठीक है, हर चीज के लिए स्थान हो तथा हर चीज अपने स्थान पर हो। इससे क्या लाभ मिलेगा, तो आदेश की एकता या ऑर्डर से लाभ ये मिलेगा बेटा कि यदि जो मानव संसाधन है और जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है और हमारे जो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है वो समय पर उपलब्ध हो पाएंगे, है ना। आए समझ में। तो आदेश की एकता का मतलब यदि आपसे सुपरवाइजर ने कह दिया कि फला जगह की चीज, जैसे आप होम मैनेजमेंट का उदाहरण ले लीजिए, आपने कह दिया कि किचन की सामग्री किचन में होनी चाहिए। अब आप बेडरूम में किचन की सामग्री को रख दोगे तो जो गृहिणी है या जो कार्य करता है वो दिन भर ढूंढेगा, उस चीज को नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, इसीलिए हेनरी फ्योल ने क्या कहा है कि ऑर्डर, आदेश की एकता होनी चाहिए, यानी कि हर सामग्रियों के लिए एक स्पेसिफिक स्थान बना होना चाहिए, एक विशिष्ट स्थान होना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं और जो हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्स हैं वो आसानी से एक ही जगह पर जब हम चाहें आवश्यकता अनुसार हमें मिल जाए। ठीक है बेटा, अगला सिद्धांत है इक्विटी का सिद्धांत, या जिसे हम कहते हैं समानता का सिद्धांत या समता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या, ठीक है, देखिए, फ्योल ने माना है कि किसी भी संगठन को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए क्या होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, समता का सिद्धांत अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये क्यों बनाया गया समता का सिद्धांत, तो समता का सिद्धांत इसमें क्या हो जाएगा, समता का सिद्धांत यदि मान लीजिए इक्वलिटी की भावना ना हो, समानता का अधिकार ना दिया जाए, तो होगा क्या, जितने भी हमारे वरिष्ठ कर्मचारी रहेंगे, ठीक है, वरिष्ठ कर्मचारी रहेंगे बेटा, वो मनमाने ढंग से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके पास तो उन्हें लगेगा कि मेरे पास सारे अथॉरिटी मेरे पास है। तो क्या करेंगे, जो निचले वर्ग के लोग रहेंगे, जो मजदूर वर्ग के लोग रहेंगे, उनका शोषण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्योल ने क्या कहा है कि किसी भी संगठन में जब प्रबंधन के कार्यों का आयोजन किया जाए तो उसमें समता का सिद्धांत होना अवश्य आवश्यक है, क्योंकि अगर इक्विटी का प्रिंसिपल नहीं रहेगा, इक्विटी का सिद्धांत नहीं रहेगा, तो वरिष्ठ कर्मचारी जो निम्न कर्मचारी हैं उनका शोषण करेंगे। लाभ क्या मिलेगा हमें, तो इससे सबसे पहला जो लाभ मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, इससे संगठन के लिए
कर्मचारी की निष्ठा बढ़ती है। ठीक है, निष्ठा क्या होगी कर्मचारी की, बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आप कहोगे मेरा मैनेजर कैसा है, मेरा मैनेजर हमारे द्वारा बताई गई समस्याओं को हल करता है या हमारे द्वारा बताई गई समस्याओं का निराकरण करता है, हमारी बातों को एकदम शांति पूर्वक सुनता है और उस पर विचार अवश्य करेगा। और आपके अंदर क्या रहेगा, उसके प्रति रिस्पेक्ट की भावना बनी रहेगी। तो सबसे पहला लाभ क्या है, संगठन के लिए आपकी निष्ठा बनी रहेगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, कार्य कौशल में सुधार होगा, है ना, कार्य कौशल में सुधार होगा। ये कैसे होगा, तो कार्य कौशल में सुधार का तात्पर्य जब हम जानेंगे कि हमारा जो मैनेजर है या जो हमारा प्रबंधक है वो क्या करता है, अगर हमने गलतियां कर दी, है ना, एक बार हमने गलतियां कर दी, उसने कहा कोई बात नहीं, आप इसमें सुधार करिए, आप इससे बेस्ट कर सकते हो, तो आप मोटिवेट होगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और आप क्या करोगे, उस कार्यों को करने के लिए अब की बार अपना सबसे बेस्ट दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, संगठन के लिए निष्ठा की भावना कर्मचारियों के अंदर आती है और इसके साथ साथ क्या आता है, कौशल में, उनके कार्य कौशल में सुधार देखा जाता है। अगला जो सिद्धांत है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का तात्पर्य क्या होता है मैडम, स्थिरता, है ना, कार्यकाल में स्थिरता का पाया जाना। ऐसा प्रियोल का मानना है कि किसी भी संगठन को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए, ठीक है, किसी भी संगठन को हाई लेवल तक ले जाने के लिए, उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए, पराकाष्ठा के स्तर तक ले जाने के लिए क्या होना चाहिए, कर्मचारियों का जो कार्यकाल है उनमें रिटायरमेंट होना चाहिए। रिटायरमेंट का तात्पर्य क्या, उनकी एक निश्चित अवधि के बाद ही उस नौकरी को समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने 2 महीने काम किया और अगला बंदा आया, उसने कहा चलो तुम हटो यहाँ से, मैं दूसरे व्यक्ति को लेकर के इस पोस्ट के लिए मैं उसको रखूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि संगठन के लिए, है ना, संगठन के लिए क्या होगा, संगठन के लिए रिस्पेक्ट आएगी, है ना। इसमें क्या होगा बेटा, संगठन के लिए रिस्पेक्ट या प्रतिष्ठा का भाव जागृत होगा, प्रतिष्ठा आएगी कर्मचारियों के बीच में। दूसरा क्या लाभ होगा, कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना, कर्मचारियों क्या बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास का तात्पर्य कि जब उससे पता रहेगा कि मेरी नियुक्ति यहाँ पर 10 वर्षों के लिए कर दी गई है ना, तो वो 10 वर्षों में सोचे अच्छा ये भी इसमें होता है कि ये 10 वर्षों के लिए है, आपने अच्छा काम किया तो आपको अगले पद के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये भावना रहेगी तो क्या होगा, आत्मविश्वास के साथ वो कार्य करेगा, अपना 100 to 100% देने का कार्य के बारे में सोचेगा कि यदि मैंने अपना उच्चतम जो कौशल यहाँ पर प्रदर्शित किया तो क्या होगा, हमें उच्च स्तर तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। और इससे क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उस संगठन के प्रति या उस संस्थान के प्रति क्या होगा बेटा, प्रतिष्ठा के भाव उसके अंदर उपज जाएंगे। ठीक है बेटा, अगला जो सिद्धांत प्रियोल के द्वारा दिया गया है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। तो अगला जो सिद्धांत प्रियोल के द्वारा दिया गया है उसे इनिशिएटिव कहते हैं। इनिशिएटिव का तात्पर्य क्या मैम, तो इनिशिएटिव को हिंदी में पहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनिशिएटिव को हिंदी में पहल कहा जाता है। ठीक है, पहल का तात्पर्य, पहल का क्या मतलब है यहाँ पर, तो बिजनेस मैनेजमेंट में या जो प्रियोल ने 14 सिद्धांत प्रबंधन के दिए हैं, प्रबंधन का मानना है कि जब कार्य योजना बनाई जाए, क्या किया जाए, जब कार्य योजना बनाई जाए तो कार्य योजना बनाए जाने के बाद, है ना, हर बार जितनी बार कार्य योजना बनाई जाए हर बार सभी व्यक्तियों को कार्य योजना में सम्मिलित होने का समान अवसर मिलना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, कार्य योजना बनाने का यदि सामान जो है सबको इक्वल अवसर मिलेंगे, समान अवसर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, पहली बात तो ये होगी कि जो है कर्मचारियों के सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी, है ना, जिससे उनके कौशल में सुधार होगा। सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, उनके कौशल में सुधार होगा, उनके अंदर निर्णय लेने की भावना, ठीक है, निर्णय लेने की भावना जागृत होगी। निर्णय लेने की भावना का तात्पर्य क्या, यानी कि सडनली कोई निर्णय उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी तो दी ही गई है, अगर उनके पास सडनली कोई डिसीजन लेने की
जो है डिसीजन लेने का अवसर मिले तो वो कोई गलत डिसीजन ना ले। क्यों? क्योंकि हमने कार्य योजना निर्माण करते समय सबसे पहली बार क्या किया था, उनको शामिल किया था, उनको अवसर दिए थे कि आप भी अपने जो है थॉट को इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, इससे होगा क्या, प्लानिंग बनाना है ना, या कह सकते हैं अगर हम प्लानिंग बनाएंगे तो नए नए जितने भी स्किल्ड होंगे उनके अंदर डेवलप्ड होगी, है ना, उनकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी। इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ उनके अंदर नए नए स्किल का क्या होगा बेटा, विकास हो पाएगा। जो सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात कही थी क्रियोल ने, वो कौन सा था, स्प्रिट दी कॉर्प्स। ठीक है बेटा, क्या था, स्प्रिट दी कॉर्प्स था। इसका मतलब क्या होता है, नेट में हमें लगता है 2 से 3 बार, ठीक है, 2 और 3 टाइम इसको पूछा गया है कि स्प्रिट दी कॉर्प्स का तात्पर्य क्या होता है। स्प्रिट दी कॉर्प्स का तात्पर्य होता है बेटा संगठन में शक्ति। ठीक है, संगठन में शक्ति का मतलब होता है कि कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, टीम वर्क में करें। ठीक, टीम वर्क में किया जाए कोई भी कार्य। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो लोग मोटिवेट रहेंगे, सब कैसे रहेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे। ठीक, सबसे पहली बात क्या होगा, लोग प्रोत्साहित रहेंगे। और जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं टीमों में, एक टीम मेंबर होकर के जब कार्य किया जाता है तो जितने भी हमारे अधीनस्थ होते हैं उनमें क्या होते हैं, ठीक, जितने भी हमारे अधीनस्थ होंगे उन दोनों में मधुर संबंध बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, कहेंगे मैम, मधुर संबंध बनते हैं। मधुर संबंध का तात्पर्य उनके अंदर सहयोग की भावना, है ना, उनके अंदर सपोर्ट की भावना, उनके अंदर सिंपैथी, है ना, ये सारे गुण अपने आप विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं जब वो एक टीम वर्क के साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्रियोल का मानना है कि जो स्प्रिट दी कॉर्प्स होता है, संगठन में शक्ति वाला सिद्धांत है, इसमें लोगों के मैं की भावना खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं की भावना क्या होती है बेटा, खत्म हो जाती है, जबकि हम की भावना क्या होती है, हम की भावना का जो उदय हो जाता है। ठीक है, मतलब मेरे उद्देश्य नहीं है, हमारे उद्देश्य है। ठीक है, जब ये भावना किसी संगठन में आ जाएगी कि अब हमें कार्य केवल अपने लिए ना करके हमें अपना कार्य या अपना बेस्ट अपने संगठन के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना है, तो इसे क्या कहा जाता है, स्पिरिट दी कॉर्प्स कहा जाता है या संगठन में शक्ति कहा जाता है। ठीक बेटा, तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो नेट के पॉइंट से बहुत ज्यादा आवश्यक था, वो मैंने आपको बता दिया, क्रियोल के 14 सिद्धांत। इसके बाद मैं किसी दिन आपके सामने टेलर के जो सिद्धांत है उसको पढ़ा देंगे। कुछ और थ्योरियां हैं जिनकी ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इनसे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी आने वाले दिनों में हम क्लासेस जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में क्लास को देख करके अपने सुझाव जरूर दिया करें, और अगर आप लोग को मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।